सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो इसी को बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड बोर्ड के क्वेश्चन ऑफ योर बुक 1 प्लस बुक 2। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये क्या है, बोर्ड के फेवरेट वन क्वेश्चन है जो कि क्या है, जो है ना बोर्ड एग्जाम के अंदर मेजरली पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारे पास यहाँ पर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस बाय ग्रिफिथ टेलर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो ये क्या आपके चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बता रखा है ना कि जो न्यू डिटर्मिनिज्म ये कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, बेसिकली हमारी बैलेंस अप्रोच है। किसने दी वाली अप्रोच, तो ये दी जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, और ये क्या बेसिकली हमारी क्या है, बैलेंस अप्रोच है, या क्या हम कह सकते हैं मध्यम मार्ग है बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट या बिटवीन द टू आइडिया ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। ठीक है, और ये बोलता है कि ना ही हमें क्या एनवायरमेंट से एकदम डर के रहना है, और ना ही बिल्कुल ऐसा हो जाना है कि हम बिल्कुल एनवायरमेंट के बारे में सोचे ही ना। इंस्टेड ऑफ दिस हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, मध्यम मार्ग को फॉलो करना है या बीच का रास्ता अपनाना है। तो ये कौन बोलता है, तो ये बोलता है न्यू डिटर्मिनिज्म। तो किसने दिया, जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने दिया। ठीक है, सो ये क्या आपके चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मैंने में आपको यहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन 5 वैल्यू पॉइंट, देन कंक्लूजन। और वैल्यू पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं ना, तो यहाँ पर वो ये वाले पॉइंट्स है जो कि आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करने ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू पॉइंट्स है ना यहाँ पर, इसके अंदर ये क्या आपके कीवर्ड्स है जिन्हें आप अपने आंसर के अंदर जब एलोबरेट करके लिखोगे ना, तो इन कीवर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन कर दोगे ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है इसके अंदर, New determinism was introduced by geographer Griffith Taylor as a middle path between environmental determinism and possibilism. It suggests that nature sets limits, but human can make choices within those limits. ओके, सो फटाफट इसके 5 वैल्यू पॉइंट हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। Point number 2, nature provides opportunities and restriction for human activities. Humans can modify the environment, but within ecological limits. Development should be in harmony with the environmental condition. Example, agriculture in desert region is possible, बट ओनली विथ प्रॉपर इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म, किसने दिया, जोग्राफर ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इसका कोई नाम क्या है, तो वो है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। और ये बोलता है कि नेचर क्या करता है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ वो सम एक्सटेंट ये क्या करता है हमारे ऊपर, या हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करता है। यानी अपॉर्चुनिटीज तो हमें मिल रही है, बट साथ ही साथ हमें क्या है, यहाँ पर हम अपना एक्शन यहाँ पर एब्सोल्यूट मैनर में नहीं परफॉर्म कर सकते। हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी हमारे एक्शन के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। यानी क्या करना है, विद इन दोस लिमिट हमें क्या करना है, यहाँ पर उस लिमिट के अंदर ही अंदर हमें क्या करना है, अपना डेवलपमेंट इंश्योर करना है। यानी बिल्कुल ऐसा जो डेवलपमेंट है ना, वो क्या बिल्कुल जो नेचर जो हमें लिमिट दे रहा ना, तो विद इन दोस लिमिट हमें क्या करना, अपना डेवलपमेंट करना है। और अगर हम नेचर की नहीं सुनेंगे ना, तो हमें क्या उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ओके, सो अदर जो और जो प्रॉब्लम्स है ना, वो क्या हमें फेस करनी पड़ेगी अगर हम इन्वायरमेंट का कंसर्न नहीं रखेंगे तो। ओके, और इसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है ना, जब भी मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ कि क्या करना है, जब भी आप कोई बात अपनी बताओ ना या एक्सप्लेन करो ना, तो आप एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से दो। ठीक है, भले आपसे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, बट आपको क्या करना है, अपना आंसर के अंदर क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल देना ही देना है। ठीक है, सो यहाँ पर तो हमसे पूछा गया था, बट अगर नहीं भी पूछा गया है ना, तो आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल कोट करना है। चाहे आप एग्जाम NCERT से ले लो, या अपने जो भी आपको समझ में आ रहा है, तो अपने मन से भी आप एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से आंसर के अंदर दो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा गया इसके अंदर, सो एग्रीकल्चर इन डेजर्ट रीजन इज पॉसिबल बट ओनली विद प्रॉपर इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो नेचर है ना, उसने क्या करा है, हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है, एंड उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके हमने क्या करा है, यहाँ पर अपना डेवलपमेंट विद इन दोस लिमिट इंश्योर करा है। कि क्या हो पाया है, डेजर्ट रीजन के अंदर एग्रीकल्चर पॉसिबल हो पाया है, बट ओनली विद प्रॉपर इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, फाइन, हम इसके एंडिंग करेंगे विद द कंक्लूजन। क्या लिखा है इसके अंदर, दस न्यू डिटर्मिनिज्म एम्फसाइजेस बैलेंस डेवलपमेंट वेयर ह्यूमन रेस्पेक्ट नेचुरल लिमिट while using technology wisely. Okay, now question number 2, क्या लिखा है इसके अंदर, why is the population of the world unevenly distributed?
और डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट वन, वो था आपका न्यू डिटर्मिनिज्म के ऊपर, है ना, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, उस एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना था, वो हमने बता दिया। नाउ सेकंड आपका जो क्वेश्चन है ना, जो क्या बोर्ड हर बार आपसे पूछता है ना, यानी मेजरली ऑफ द, हम कह सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम पूछा जाता ही जाता है, तो वो है इसके फैक्टर्स के ऊपर, है ना, यानी जो है ना जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या है, तो हमसे यहाँ पर बोर्ड के थ्रू पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा अबाउट द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है इसके अंदर? The population of the world is unevenly distributed due to the difference in physical, economic, social and political factors। अब फटाफट इसके 5 वैल्यू पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है इसके अंदर? फेवरेबल क्लाइमेट एनकरेजेस dense settlement, example temperate regions, fertile soil and availability of water attract population, example river valleys, economic opportunities like industries and trade increase density, political stability and good governance attract migrants, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर ऑल्सो इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न। ठीक है, यानी कहने का मतलब जहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे क्लाइमेट अच्छा मिल गया, है ना, साथ ही साथ हमें वहाँ पर फर्टाइल सोल मिल गई, वाटर की अवेलेबिलिटी हमें देखने को मिल गई, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ यानी जो पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिससे हम अपना लाइवलीहुड अच्छे से हम अर्न कर सकते हैं, सो वो अगर हमें मिल गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल गई, ठीक है, जहाँ पर गुड गवर्नेंस हो रखा है, पीस प्रिवेल कर रही है, और साथ ही साथ जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसी जगह जो क्या किसी कल्चर या रिलीजन से जुड़ी हुई हो, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, लोग अट्रैक्टिव होंगे। एंड वही उसका उल्टा जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है, हमें बंजर ज़मीन देखने को मिल रही है, बैरन लैंड देखने को मिल रही है, वाटर की अवेलेबिलिटी है नहीं, और साथ ही साथ ऐसी जगह जहाँ पर क्या आए दिन लड़ाई वगैरह होती रहती है, कन्फ्लिक्ट वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, लोग वगैरह क्या है वहाँ से जाने लगेंगे। ठीक है, सो वही बात इसके अंदर बोला गया है कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें फेवरेबल चीज़ें मिल गई, फेवरेबल फैक्टर्स मिल गए, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें डेंस सेटलमेंट देखने को मिलेगा। एंड वही उसका उल्टा जहाँ पर नहीं है ना, तो वहाँ से क्या है, लोग जाने लगेंगे, या हम कह सकते हैं वहाँ पर लोग हमें देखने को मिलेंगे ही नहीं। ओके, उनका सेटलमेंट वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो वही बात इसके अंदर बोला गया है। ओके, ना उसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर? देयरफॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन a combination of physical and human factors leading to a concentration in some regions and sparse population in others। यानी वही चीज़ मैंने आपको बताया कि इन पॉपुलेशन हम कह सकते हैं इन फैक्टर्स की वजह से क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, डिपेंड करता है, और इसी वजह से क्या है, कुछ रीजन में क्या हमें डेंस पॉपुलेशन हम कह सकते हैं हमका डिस्ट्रीब्यूशन हमें डेंसिटी देखने को मिलती है, और इसी वजह से क्या है हमें कुछ रीजन में क्या है बहुत कम या हम कह सकते हैं स्पेस पॉपुलेशन हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। समझ में आ गया? यानी इन फैक्टर्स की वजह से कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है और कहीं पे कम पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है ओवर द पीस ऑफ लैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है इसके अंदर? डिफाइन द टर्म डेमोग्राफिक साइकिल, एक्सप्लेन द 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके, और मैंने आपको बता रखा है कि ये जो क्वेश्चन है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के ऊपर, ये क्या आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बोर्ड का फेवरेट वन टॉपिक है जिसके ऊपर बोर्ड हर साल एक नया क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, सो ये क्या होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फटाफट से स्टार्ट कर दे कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है। सो इंट्रोडक्शन क्या लिखा है इसके अंदर मैंने? डेमोग्राफिक साइकिल refers to the changes in birth rate, death rate and population growth over time as a country develop economically। ओके, यानी कहने का मतलब डेमोग्राफिक साइकिल, डेमोग्राफिक का मतलब हम कह सकते हैं कि हमें क्या है पॉपुलेशन से रिलेटेड हमें ये टर्म देखने को मिलती है। यानी कहने का मतलब इस थ्योरी के अंदर ये बोला गया है कि जैसे जैसे क्या करेगा कंट्री, क्या करेगा इकोनॉमिकली डेवलप करता जाएगा ना, तो क्या होगा हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें उस कंट्री का या हम कह सकते हैं उस रीजन का हमें क्या है वहाँ पर हमें बर्थ रेट और डेथ रेट पैटर्न के अंदर भी क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ हमें क्या है इसी के चलते क्या हमें वहाँ की जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अंदर भी क्या हमें वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेगा ओवर द टाइम। ओके, तो वही क्या होता है हमारा डेमोग्राफिक साइकिल, यानी हमें क्या देखने को मिला, हम कह सकते हैं काइंड ऑफ साइकिल देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे क्या होगा जो है ना कंट्री वो क्या करेगा इकोनॉमिकली डेवलप करता जाएगा ना, या इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं डेवलप करेगा ना, तो क्या होगा हमें उस कंट्री का क्या होगा हमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट के अंदर भी क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड हियर बाय उसी के चलते क्या होगा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर भी क्या हमें ओवर द टाइम हमें क्या है चेंजेस देखने को मिलेगा। तो उसी को इस थ्योरी के अंदर क्या बोला गया है, तो वो है यहाँ पर हमारा डेमोग्राफिक साइकिल। ओके, अब यहाँ पर इसके 5 वैल्यू पॉइंट हम देखते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो क्या इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, सो स्टेज 1 के अंदर क्या लिखा हमारे पास? स्टेज 1 के अंदर
हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, यानी ये जो स्टेज है ना, यहाँ पर क्या है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, यानी दोनों ही हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसी के चलते क्या हमें यहाँ पर स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या हमें कोई गैप देखने को मिल नहीं रहा है, दोनों ही ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है तो उसी के साथ साथ डेथ रेट भी उस समय ज़्यादा है। यानी अगर ज़्यादा लोग यहाँ पर जन्म ले भी रहे ना, तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ज़्यादा लोग वहाँ पर मर भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हमें यहाँ पर जो स्टेज 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हमें स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही है। समझ में आया? और साथ ही साथ बर्थ रेट ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि उस समय क्या इलिटरेसी रीजन के अंदर प्रिवेल कर रही थी, जिसकी वजह से क्या हमें हाई बर्थ रेट देखने को मिल रही थी। स्टेज 2 यहाँ पर क्या हमारे पास हाई बर्थ रेट but declining death rate, improved sanitation and net addition to population is high. ओके, यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर बर्थ रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, बट यहाँ पर इस स्टेज में आते आते क्या हुआ, जो डेथ रेट है ना वो क्या डिक्लाइन करने लग गई, है ना। यानी यहाँ पर क्या हमें एकदम डिक्लाइन देखने को मिला, किसके अंदर, स्टेज 2 के अंदर। और इसी वजह से क्या हमें यहाँ पर एक लीव फ्लैग, हम कह सकते हैं हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इसी के चलते क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना वहाँ पर इस स्टेज के अंदर हमें देखने को मिली। यानी यहाँ पर कितना स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमें देखने को मिली थी, बट यहाँ पर उसका जो नेट एडिशन है ना पॉपुलेशन का, वो हमें हाई देखने को यहाँ पर मिला। ठीक है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं हमें नेचुरल ग्रोथ देखने को मिली पॉपुलेशन की। किस स्टेज के अंदर? हमें देखने को मिली स्टेज 2 के अंदर। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट कम होने के पीछे का रीज़न है, यहाँ पर क्या हुआ, हमें हेल्थ, हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं सैनिटेशन के अंदर क्या है, हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेज के अंदर जो डेथ रेट है ना वो क्या है, कम हो गई या डिक्लाइन करने लग गई। ओके, नाउ स्टेज 3 यहाँ पर क्या हुआ, लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, लो रेट्स ऑफ डिजीजेस एंड लिटरेट पॉपुलेशन। ओके, और साथ ही साथ थर्ड स्टेज में आते आते क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यानी थर्ड स्टेज में आते आते क्या हुआ, बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई। बर्थ रेट कम होने के पीछे का रीज़न है यहाँ पर लिटरेट पॉपुलेशन, लोग पढ़े लिखे होने लग गए, और पढ़े लिखे होने की वजह से क्या है, उन्होंने डेलिबरेटली क्या करा है, अपने बर्थ रेट को क्या करा है, कम करा है। और साथ ही साथ डेथ रेट इसलिए कम हो गई क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे कंट्री ने इकोनॉमिकली डेवलप करा है ना, या जैसे जैसे हमें कंट्री का डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो क्या होगा, हमें यहाँ पर सैनिटेशन और हम कह सकते हैं हेल्थ केयर वगैरह और साथ ही साथ डिजीज़ का जो कंट्रोल है ना उसे करने में हमें क्या है, यहाँ पर सक्सेस देखने को मिली है ना। तो इसी के चलते क्या है, यहाँ पर स्टेज 3 में आते आते क्या हो गया, डेथ रेट भी एकदम कम हो गई। अब दोनों ही कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पर देखने को मिली स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, समझ में आ गया। तो ये क्या हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, यानी पॉपुलेशन के अंदर कैसे क्या हमें ओवर द टाइम हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर हमें यहाँ पर थ्योरी दी गई है। यानी कोई भी पर्टिकुलर रीजन है, तो जब वो शुरुआती स्टेज में होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। फिर बाद में क्या होता है, जैसे धीरे धीरे क्या होता है, डेथ रेट के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है बीच में लीव लाइफ, हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। और बाद में जाते जाते थर्ड स्टेज के अंदर एंटर करते क्या हो जाता है, पॉपुलेशन स्टेबल होने लग जाती है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि क्या है, कंट्री के अंदर अच्छा खासा हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है, और इसी के चलते क्या है, यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम हो जाती है, और इसी के चलते क्या है, यहाँ पर हमें स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। समझ में आ गया। और इसके अंदर क्या बोला गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन। और ये जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है ना, फ्रॉम अ रूरल एग्रीरियन प्लस इलिटरेट सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल प्लस लिटरेट सोसाइटी, तो ये क्या हमें जो ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है ना, फ्रॉम दिस स्टेज टू दैट स्टेज, तो ये जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है ना, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, या क्या फैक्टर है जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पर आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। तो इन दो चीज़ों के चलते क्या हमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन का ओवर द टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है इसके अंदर, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट्स। और साथ ही साथ हेल्थ केयर हो गया और एजुकेशन के प्रमोशन से भी क्या हुआ है, हमें डेथ रेट के अंदर क्या हमें रिडक्शन देखने को मिला है। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और इसके हम एंडिंग करेंगे विद द कंक्लूजन। क्या लिखा है इसके अंदर, Thus, demographic transition explains how population growth pattern change with economic and social development. Now, question number 4. यहाँ पर क्या हमारे पास, define the term human development, explain the 4 pillars of human development. ठीक है, यहाँ पर हमें human development क्या होता है वो हमें बताना है, और साथ ही साथ human development के जो 4 पिलर है ना, जिसके ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है वो टिका हुआ है। ठीक है, ये उसको हम कह सकते हैं सपोर्ट करता है। तो उन 4 पिलर्स को क्या करना, हमें एक्सप्लेन करना है हमें हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करा हमने इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर,
ह्यूमन डेवलपमेंट refers to the process of enlarging people's choices and improving their quality of life। यानी कुल मिला के क्या करना, उनकी चॉइसेस को एनलार्ज करना, और जिसके चलते क्या है वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो क्या है इम्प्रूव कर सके। यानी क्या हम कह सकते हैं इसी लैंग्वेज में कि वो क्या है अपनी अच्छी लाइफ जी सके। तो वही क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट। अब फटाफट इसके 4 पिलर्स को हम देखते हैं यहाँ पर। सो पॉइंट नंबर 1, इक्विटी। यहाँ पर क्या हमारे पास इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। यानी यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि जब तक जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा, जब तक क्या है सभी को क्या है जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है ना वो क्या इक्वली नहीं मिले। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि इक्विटी शुड बी देयर। यानी कहने का मतलब जो कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर है गरीब है, ठीक है, कोई सा भी उनका जेंडर हो, है ना, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ थिंग, क्या हो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना वो सभी को एक जैसी मिले। तो वही क्या होता है इक्विटी, यानी इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या हमारे पास सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर क्या हमारे पास डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन। यानी यहाँ पर क्या हमें अपना डेवलपमेंट तो करना है बट विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। यानी कि हम अपनी नीड को भी फुलफिल कर लें और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है ना उन्हें भी क्या है अपनी नीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। तो वही क्या होता है सस्टेनेबिलिटी, यानी क्या करना है डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन नीड्स ऑल्सो या चॉइसेस ऑल्सो। तो वही क्या होता है सस्टेनेबिलिटी। फाइन, नाउ इसका थर्ड पिलर हमारे पास क्या आता है वो है प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या है इसके अंदर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। फोर्थ पिलर क्या इसके अंदर हमारे पास वो है एम्पावरमेंट, यानी पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए एफिशिएंट रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए जिससे कि हम अपना जो है ना लिविंग स्टैंडर्ड उसे क्या हम इम्प्रूव कर सके। यानी कहने का मतलब ऑल इन ऑल हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो इम्प्रूव हो बाय एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहा है ना तो उनका बेस्ट यूज़ करके हम क्या है अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सके। तो वो क्या हो गया हमारे पास थर्ड पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, एंड देन आता है हमारे पास एम्पावरमेंट, यानी क्या हम अपने लाइफ के अंदर जो भी हमें डिसीजन लेना है, जो भी हमें चॉइसेस लेनी है तो वो क्या हम फ्रीली ले सके अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है हमारे पास पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू मेक डिसीजंस। तो वो क्या हो गया हमारे पास एम्पावरमेंट। ओके, तो ये जो 4 पिलर है ना इन पे क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है यहाँ पर बेस्ड है। और इसको आप याद कैसे रख सकते हो, सिर्फ से आप इसको याद रख सकते हो। एस यानी सस्टेनेबिलिटी, ई मतलब इक्विटी, देन जो सेकंड ई है उसका मतलब क्या हो गया एम्पावरमेंट, एंड लास्ट वन पी का मतलब प्रोडक्टिविटी। फाइन, अब इसका फटाफट से हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। सो hence human development focuses not only on economic growth but also on improving the overall well-being of people. Now question number 5th, यहाँ पर क्या हमारे पास क्वेश्चन, why is dairy farming known as the most advanced and efficient type of farming in the world? Explain any 5 reasons or explain how dairy farming is highly capital intensive and labor intensive। ठीक है, सो क्या है ये जो हमारा है ना डेयरी फार्मिंग ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसके ऊपर क्या है बोर्ड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, और पिछले साल भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था डेयरी फार्मिंग के ऊपर। सो ये क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या पूछा गया इसके अंदर कि जो डेयरी फार्मिंग है ना वो ऐसा जानना चाहता है कि ये क्या मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ फार्मिंग है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है जो डेयरी फार्मिंग है ना वो किस तरीके से हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव है। तो अभी क्या करना हमें बताना है हमें हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट किससे करना, इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर, डेयरी फार्मिंग is considered as the most advanced and efficient type of farming because it uses modern technology, high investment and scientific management to ensure हाई प्रोडक्टिविटी। ओके, तो जो डेयरी फार्मिंग है ना ये क्या मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ फार्मिंग इसलिए क्योंकि क्या करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इसके अंदर क्या होता है हाई इन्वेस्टमेंट करा जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है साइंटिफिक जो तरीके है ना या हम कह सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट है ना वो क्या है यहाँ पर हम कह सकते हैं करा जाता है या इसको यूज़ में लिया जाता है टू इंश्योर हाई प्रोडक्टिविटी। अब फटाफट इसके 5 वैल्यू पॉइंट को हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसके अंदर। सो ये क्या है हाईली कैपिटल इंटेंसिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है मशीनरी है ना, क्या होता है यहाँ पर मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर क्या हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है ना। अगर ये अच्छी हुई तभी तो क्या डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो चल पाएगा, यानी उसका तो इतना ज़्यादा उसको रख भी नहीं पाते है ना, इतनी उसकी शेल्फ लाइफ होती नहीं है। तो इसी वजह से क्या है जैसे वो जो प्रोडक्ट निकलता है ना तो उसको सप्लाई करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। सो इसी वजह से क्या है यहाँ पर मशीनरी की ज़रूरत है, यहाँ पर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी यहाँ पर क्या हमें अच्छी देखने को मिलती है ना। और ये हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके बिना तो प्रोडक्ट चल ही नहीं पाएगा। सो इसी वजह से ये जो डेयरी फार्मिंग है ना ये क्या हो जाती है हाईली कैपिटल इंटेंसिव जो है ना फार्मिंग हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या लेबर इंटेंसिव भी है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या रेगुलर केयर,
फीडिंग एंड मिल्किंग ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक है, जो कौन करता है, लेबर। समझ में आ गया। तो इस वजह से ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव भी है और साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव भी है। कौन, डेयरी फार्मिंग। फाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या है, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन्स, हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू इम्प्रूव्ड कैटल रीड्स, स्ट्रॉन्ग मार्केट लिंकेजेस विद अर्बन डिमांड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और साथ साथ यहाँ पर क्या है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन्स। और साथ साथ यहाँ पर क्या हमें हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें है ना, साइंटिफिक चीज़ें, उसके चलते क्या हो रहा है, जो कैटल की जो ब्रीड्स है ना वो क्या इंप्रूव हो रही है। और साथ ही साथ हमने बोला था ना कि यहाँ पर क्या हमें ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ या हम कह सकते हो नेटवर्क है ना, वो भी क्या हमें अच्छा देखने को मिलता है ना। अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल एकदम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ होती नहीं है। सो उसके बाद क्या हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट निकलने के बाद हमें उसको ट्रांसपोर्ट, हमें उसको पहुँचाना भी पड़ता है। सो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ये डेयरी फार्मिंग जो है ना, हम कह सकते हैं डेयरी फार्मिंग जहाँ पे होती है, या हम कह सकते हैं इस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हमें स्ट्रॉन्ग मार्केट लिंकेजेस देखने को मिलता है विद अर्बन डिमांड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। फाइन। ना इसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर, दस डेयरी फार्मिंग कंबाइंस कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड लेबर, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। समझ में आ गया। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विद एग्जांपल्स, और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टेक्नोपोलिस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोपोलिस। ओके, यानी ये जो है ना हाईटेक इंडस्ट्रीज और टेक्नोपोलिस, इसके ऊपर भी क्या बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। यानी कुल मिला के हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और टेक्नोपोलिस क्या हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, अब फटाफट इसके आंसर देखते हैं कि इसके अंदर आपको लिखना कैसे है। सो क्या है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन के साथ हमने स्टार्ट करा इसको। क्या लिखा है इसके अंदर, high technology industries are industries based on advanced scientific research and technology, whereas a technopolis is a planned high-tech industrial region. Okay, यानी जो high technology industries, यहाँ पर क्या, ऐसा नेम सजेस्ट, यहाँ पर क्या है, एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का क्या होता है, यहाँ पर हम कह सकते हैं उन पर बेस्ड होती है ये वाली इंडस्ट्रीज। कौन, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, जो किस पर बेस्ड होती है, ऑन एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। फाइन। और वही अगर हम टेक्नोपोलिस की बात करें ना, तो ये क्या होता है, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज तो क्या रीजनली कंसंट्रेटेड है ना, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर है ना, तो वही क्या होता है, टेक्नोपोलिस। यानी कहने का मतलब जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है ना, उनका रीजनल कंसंट्रेशन है ना फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस, तो वही क्या होता है, टेक्नोपोलिस। क्या होता है, टेक्नोपोलिस। यानी टेक्नोपोलिस क्या हुआ, इज अ प्लान हाईटेक इंडस्ट्रियल रीजन, यानी ऐसा रीजन जहाँ पर क्या बहुत सारी हाईटेक इंडस्ट्रीज क्या है, हम कह सकते हैं एक हब बना कर दे रही है ना, या काम कर रही है ना एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो वही क्या होता है, टेक्नोपोलिस। यानी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो है ना एक ओवर पर्टिकुलर एरिया क्या कर रहा है, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज का जो हब है ना वो क्या है, काम कर रहा है, ठीक है, या वो क्या है सेटअप हो रखा है, तो वो क्या होता है, टेक्नोपोलिस। समझ में आ गया। यानी क्या इन जनरल हम बात करेंगे हाईटेक इंडस्ट्रीज की, एंड इन पर्टिकुलर हम देखेंगे यहाँ पर टेक्नोपोलिस। समझ में आ गया। अब फटाफट इसके हम 5 वैल्यू पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज द कोर कंपोनेंट, employs skilled and educated workforce, produces electronics, biotechnology, software, etc. Located near universities and institutions. Example Silicon Valley, USA and Bengaluru, India. Okay, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये क्या होता है, ये वाली जो इंडस्ट्रीज है ना, ये क्या एडवांस साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे क्या करती है, बेस्ड करती है, ठीक है। सो इसी वजह से यहाँ पर इसका कोर कंपोनेंट क्या हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी R&D। ओके, और यहाँ पर क्या एम्प्लॉय करा जाता है, कैसे लोग, स्किल्ड एंड एजुकेटेड लोग, है ना, यानी ऐसी वर्कफोर्स को क्या है यहाँ पर एम्प्लॉय करा जाता है, काम पर रखा जाता है, और यहाँ पर प्रोड्यूस करा जाता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये क्या है, अगर हम टेक्नोपोलिस की बात करें ना, तो ये क्या है ऐसे रीजन में सेटल होती है जहाँ पर क्या हमें यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो हाईटेक इंडस्ट्रीज है ना वो क्या रीजनली कंसंट्रेटेड होती है वहाँ पर, है ना, फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस, या हम कह सकते हैं या फॉर अ प्लान पर्पस, तो वही क्या होता है, टेक्नोपोलिस। समझ में आ गया। यानी ये क्या मेजरली हमें लोकेटेड देखने को मिलती है नियर यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। फाइन। और इसका एग्जांपल क्या हमारे पास, सिलिकॉन वैली है ना, USA विच इज़ बेसिकली द मोस्ट प्रोमिनेंट वन। और उसके बाद क्या हो गया, अगर हम हमारे इंडिया के अंदर देखें तो क्या हो गया हमारे पास, बेंगलुरु, इंडिया। समझ में आ गया ना। इसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर, Therefore, high-tech industries and technopolis
प्रमोट इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन मॉडर्न इकोनॉमीज। ओके, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या करना, हमने इंट्रोडक्शन और वैल्यू पॉइंट तो दे दिया, पर हमें बिना कंक्लूजन के आंसर को लीव नहीं करना है। ठीक है, आपको कंक्लूजन भी देना है एंड के अंदर, जिससे का अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिकली आपके पूरे के पूरे आंसर का एक एसेंस होता है ना। तो ये भी आपको लिखना ही लिखना है, चाहो तो आप यही वाला लिख सकते हो, चाहो तो आपको जो भी आपको लग रहा है अपने हिसाब से लाइन्स, वो आप अपने आंसर के अंदर एट द एंड आप कंक्लूजन बना के दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारे पास यहाँ पर डिफाइन आउटसोर्सिंग, विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, यानी जो आउटसोर्सिंग है वो क्या होता है और इसे कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिन्हें क्या आउटसोर्स करा जाता है। ठीक है, सो आउटसोर्सिंग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास 7th क्वेश्चन हो गया हमारे पास, डिफाइन आउटसोर्सिंग एंड विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर आउटसोर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करा, इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा इसके अंदर, आउटसोर्सिंग refers to the contracting out certain services or business activities to external agencies often in other कंट्रीज। यानी आउटसोर्सिंग यानी क्या करना, अपनी सर्विसेज क्या करना, बाहर रेंडर करना, है ना। तो वही क्या होता है आउटसोर्सिंग, यानी क्या करना, एक हम कह सकते हैं कंट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या करना, अपनी सर्विसेज या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी क्या करना, बाहर किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी को क्या करना, हम कह सकते हैं बाहर रेंडर करना। तो वही क्या होता है आउटसोर्सिंग। और मेजरली हमें देखने को मिलता है इन अदर कंट्रीज़, है ना, यानी बाहर तो करना, बट ऑफन ही हमें देखने को मिलता है इन अदर कंट्रीज़, यानी क्या करना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे क्या करना, अपनी सर्विस या हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी क्या करना, अदर एजेंसीज को क्या करना, रेंडर करना, है ना, बाहर। तो वही क्या होता है आउटसोर्सिंग। समझ में आ गया। फाइन, अब फटाफट से हम इसके 5 पहलू पॉइंट देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। सो पॉइंट नंबर 1, रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट common in IT and service sectors, include call centers and customer support, data processing and software services are outsourced, accounting, payroll एंड लीगल सर्विसेज आर ऑल्सो आउटसोर्स। यानी क्या बोला गया इसके अंदर कि ये जो बाहर की जो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो एक्सटर्नल एजेंसी या जो कंपनी है ना, तो वो जो बाहर से जो सर्विसेज वगैरह ले रही है ना, तो वो क्या है उनको लेगी, जिससे क्या उनका जो कॉस्ट है ना वो क्या है कम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर क्या होता है आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होता है, जो कंपनी या जो हम कह सकते हैं एक्सटर्नल एजेंसी है ना, उनकी क्या होती है ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ना। यानी जो कॉस्ट लगती है ना, अगर वो लोकल लोगों को लेंगे तो हो सकता है उनकी कॉस्ट ज़्यादा लगे, बट बाहर के लोगों को वो क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं ना ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो क्या है कम लगती है या रिड्यूस हो जाती है। और ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है आउटसोर्सिंग इन IT एंड सर्विस सेक्टर्स, है ना। यहाँ पर क्या होता है कॉल सेंटर्स एंड कस्टमर सपोर्ट के लिए क्या ये आउटसोर्सिंग ली जाती है। और साथ ही साथ डेटा प्रोसेसिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज आर आउटसोर्स। यानी क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पर आउटसोर्स होती है इन पर्टिकुलर, तो वो क्या हमारे पास यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग पेरोल एंड लीगल सर्विसेज को भी क्या है यहाँ पर आउटसोर्स करा जाता है। समझ में आ गया। अब फटाफट से हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है इसके अंदर, Thus, outsourcing helps companies to focus on core activities while reducing cost and increasing efficiency, है ना। यानी यहाँ पर क्या है बाहर से सर्विसेज वगैरह ली जा रही है। सो क्या है जो कंट्री या हम कह सकते हैं जो एजेंसी या जो कंपनी है ना, जो उनको सुटेबल लगता है, जिससे उनकी कॉस्ट कम रहती है, तो वो क्या ऐसी सर्विसेज बाहर से क्या करते हैं, वो हायर करते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होता है वो अपनी जो कोर एक्टिविटी वो भी क्या अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी क्या होती है इंक्रीज होती है बाय आउटसोर्सिंग। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, नेम द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सप्लेन द 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन द पीरियड ऑफ 1901 to 2001। यानी कुल मिला के हमें यहाँ पर जो फेजेस है ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखे थे, है ना, तो वो क्या करना है हमें बताना है। साथ ही साथ हमें ये बताना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। यानी कुल मिला के यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यहाँ पर इसके फेजेस, है ना, उसके फेजेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ही चाहता है। सो यहाँ पर हमारे पास जो 8th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया वो हो गया हमारे पास इसके फेजेस को लेकर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर, स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू चेंजेस इन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ओके, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ यानी हम कह सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे क्या जो पॉपुलेशन के अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है, कि वो बढ़ रही है घट रही है, यानी कुल मिला के कैसा क्या हमें चेंज देखने को मिल रहा है ना। तो वही क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो गए, वो हो गया हमारे पास यहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ओके, यानी इसके कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। फाइन, अब इसके हम वैल्यू पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर कि हमें क्या क्या लिखना है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास होगी, जैसे हमसे कंपोनेंट यहाँ पर पूछा गया था। सो कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास,
बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। ओके, अब हम बताएंगे यहाँ पर इसके 4 डिस्टिंक्ट फेसेस, है ना। शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, जिससे कि आपको अपने लैंग्वेज में एलोबरेट करके यहाँ पर लिखना है। सो हमारे पास फर्स्ट फेज हो गया हमारे पास यहाँ पर 1901 टू 1921। और ये क्या था हमारा इंडिया का, उस समय क्या था हमारे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम देखें तो वो क्या थी, उस समय स्टेगनेंट थी, यानी उस समय हमें देखने को मिल रही थी स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। उसके पीछे का रीज़न क्या था, क्योंकि उस समय क्या था, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी ज़्यादा थी। अब दोनों ही ज़्यादा थी तो गैप आ ही नहीं रहा था, और आ ही नहीं रहा था तो इस वजह से क्या हमें पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हमें स्टेगनेंट देखने को मिल रही थी, ना ही बढ़ रही थी ना ही घट रही थी, यानी एकदम हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट, हम कह सकते हैं उस समय पॉपुलेशन ग्रोथ थी हमारे इंडिया की, है ना। कौन से पीरियड के अंदर, फ्रॉम 1901 टू 1921। ओके, और यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि उस समय क्या था, इलिटरेसी हमें देखने को मिल रही थी, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देखने को मिल रही थी, तो इसी वजह से क्या था, उस समय बर्थ रेट भी ज़्यादा थी और डेथ रेट भी क्या थी, उस समय ज़्यादा थी। इलिटरेसी की वजह से क्या था, लोगों को पता ही नहीं था कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, तो इस वजह से क्या है, उस समय क्या है, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा थी और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से क्या डेथ रेट भी उस समय क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। यानी कुल मिला के दोनों ही रेट क्या थी, बहुत ज़्यादा थी और डिफरेंस इतना था नहीं, तो इस वजह से क्या हमें यहाँ पर इस पीरियड के अंदर हमें स्टेगनेंट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रही थी। पीरियड का था तो वो था फ्रॉम 1901 टू 1921। ओके, अब उसके बाद हमारे पास सेकंड पीरियड आता है, हमारे पास या हमारे पास सेकंड फेज आता है, क्या है वो यहाँ पर हमारे पास फ्रॉम 1921 टू 1951। ओके, अब यहाँ पर क्या हमें क्या देखने को मिल रहा था, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी यहाँ पर क्या हमें इस समय के अंदर हमें धीरे धीरे छोटे छोटे हमें क्या पॉपुलेशन के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। क्यों देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस समय का था बर्थ रेट तो वैसे ही ज़्यादा की थी, बट डेथ रेट क्या हो गई, कम हो गई, है ना, यानी पहले से क्या हो गई, डाउन हो गई। तो इसी के चलते क्या हुआ, हमें थोड़ा सा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर। कौन सा पीरियड था वो, फ्रॉम 1921 टू 1951। ओके, और इसी वजह से क्या है, ये जो 1921 है ना, इसी का बोलते हैं हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, ये आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन है, तो वो है ईयर 1921। क्यों है, क्योंकि इसी साल से क्या हुआ था, धीरे धीरे क्या हमें हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या इंक्रीमेंट देखने को मिला। पहले क्या थी, नेगेटिव में जा रही थी और क्या थी, स्टेगनेंट थी, है ना। बट इस ईयर से क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर हमें क्या है, ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, सो हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन है, तो वो है ईयर 1921। ओके, कीप इन माइंड। फिर क्या हुआ, अब हमने ये बात कर ली ना कि यहाँ पर क्या है, डेथ रेट थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन हो गई, है ना, यानी कम हो गई। डेथ रेट थी, है ना, बट कम हो गई, इसका पेस कम हो गया। और इसकी वजह क्या थी, तो वो थी ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, यानी हेल्थ एंड सैनिटेशन के अंदर क्या हुआ, हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इस वजह से क्या होगी, डेथ रेट पहले से क्या होगी, थोड़ी कम हो गई, है ना। बर्थ रेट पहले ही ज़्यादा थी, तो इसी के चक्कर में क्या है, हमें गैप देखने को मिला, और हियर बाय क्या हमें थोड़ी थोड़ी हमें क्या इंडिया के पॉपुलेशन के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली। फिर क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट फेज आ गया हमारे पास फ्रॉम 1951 टू 1981। ओके, यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, रैपिड पॉपुलेशन हमें ग्रोथ देखने को मिली, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला। इन अदर वर्ड्स, यानी कुल मिला के पहले तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट इस फेज में क्या हो गया, पॉपुलेशन एकदम हम कह सकते हैं उसमें बूम हमें देखने को मिला, यानी एकदम एक्सप्लोजन हमें देखने को मिला हमारे इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर। ओके, और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी, यानी उस समय क्या था, हमारी इंडिया फ्रीडम हो गई थी ना, तो यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा था, बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो कि हमारे लीडर्स वगैरह लेके आ रहे थे, तो इसी वजह से क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर, है ना, और जो अदर जो एरिया से हेल्थ केयर वगैरह उनमें भी क्या हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इसी के चलते क्या हुआ, बर्थ रेट तो पहले ही ज़्यादा थी और डेथ रेट और गिर गई, और इसी के चलते क्या हमें पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हमें इस पीरियड के अंदर देखने को मिला। क्या था वो पीरियड, फ्रॉम 1951 टू 1981। ओके, और उसके बाद हमारे पास लास्ट फेज आता है, वो क्या हमारे पास 1981 टिल प्रेजेंट। यहाँ पर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट बट हाई पॉपुलेशन साइज। और यहाँ पर क्या हुआ, जो ग्रोथ रेट की जो हम कह सकते हैं पेस है ना, वो क्या डिक्लाइन तो हो गई, बट इन स्पाइट ऑफ दिस हमें क्या यहाँ पर हाई पॉपुलेशन साइज देखने को मिल रही थी हमारी कंट्री के अंदर, यानी पॉपुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑलरेडी पॉपुलेशन साइज इतनी ज़्यादा थी, बट इस पीरियड में आ जाते क्या हो गई, जो उसके बढ़ने की जो रेट है ना, वो क्या है, कम हो गई, है ना, यानी रोग तो ज़्यादा है बट उनके बढ़ने का जो रेट होता है ना, वो क्या है, वो गिर गया इस पीरियड के अंदर, फ्रॉम 1981 टू टिल प्रेजेंट। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हो गया हमारे पास यहाँ पर एजुकेशन ऑफ फीमेल्स, इंक्रीज इन मीन एज एट मैरिज, यानी क्या मैरिज की जो एज है ना, उसको बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ जो फीमेल्स है ना, उनकी एजुकेशन पे भी क्या है, अब ध्यान दिया गया इन दिस पीरियड। तो इसी के चलते क्या हुआ, हमें धीरे धीरे क्या देखने को मिली, जो ग्रोथ है ना, उसके अंदर क्या हमें डिक्लाइन देखने को मिला हमारी इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर।
ओके, समझ में आ गया। नाउ हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। क्या लिखा है इसके अंदर? Thus, India's population growth shows distinct phases influenced by socio-economic development. Okay, now next question, question number 9. यहाँ पर क्या हमारे पास question? So, what makes rural settlement different from urban settlement in India? Explain. और write any 3 features each of rural and urban settlements of India. यानी कुल मिला के हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंस बताना है बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। ओके, और ये भी का इंपॉर्टेंट वन है। सो हमारे पास 9th वन हमारे पास जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, वो क्या हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। ओके, सो स्टार्ट कैसे करें इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर? रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल बॉन्ड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी इन सब चीज़ों के बेसिस पे क्या करता है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, क्या करता है एक दूसरे से क्या करता है डिफर करता है। ओके, अब फटाफट से हम इसका देखेंगे डिफरेंस थ्रू वैल्यू पॉइंट। यानी कि मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट के अंदर इसका डिफरेंस बता रखा है और आपको क्या करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको थोड़ा सा डिटेल में करके या एलिब्रेट करके अपने आंसर के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर रूरल सेटलमेंट। क्या लिखा है इसके अंदर? सो यहाँ पर क्या हमें एग्रीकल्चर यानी कुल मिला के प्राइमरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या एज मेन ऑक्यूपेशन हमें देखने को मिलती है रूरल सेटलमेंट के अंदर। यहाँ पर क्या होता है लो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें देखने को मिलती है। ओवर अ पीस ऑफ लैंड यहाँ पर क्या हमें इतने ज़्यादा लोग देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसी वजह से क्या हमें यहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है रूरल सेटलमेंट के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या होते हैं यहाँ पर लिमिटेड होते हैं, यानी इतना हमें वेल बिल्ट यहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है ना। स्कूल भी अच्छे इतने नहीं होते, हॉस्पिटल भी इतने अच्छे यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कुल मिला के क्या हमें यहाँ पर लिमिटेड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड इनफॉर्मल सोशल रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या सोशल बॉन्डिंग है ना, जो लोग हैं जो हम कह सकते हैं रूरल सेटलमेंट के अंदर रह रहे हैं, तो उनके बीच में क्या हमें सोशल बॉन्ड हमें क्या बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इतना क्या हमें शहरी इलाकों में देखने को नहीं मिलता है। ओके, ना हमारे पास आता है यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पर क्या हमारे पास नॉन एग्रीकल्चरल जिसमें आ गया सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ एज मेन ऑक्यूपेशन। यानी कुल मिला के यहाँ पर क्या हमें अर्बन सेटलमेंट के अंदर क्या हमें प्राइमरी सेक्टर के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती है ना सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़ वो हमें देखने को मिलती है एज मेन ऑक्यूपेशन इन अर्बन सेटलमेंट। ओके, और यहाँ पर क्या हमें हाई डेंसिटी देखने को मिलती है लोगों की। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है जो है ना ऑलरेडी यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और बचा कुछ क्या होता है रूरल एरिया से भी क्या है लोग माइग्रेट करके आ जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ किसके अंदर अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो इसी वजह से क्या है ओवर अ पीस ऑफ लैंड यहाँ पर हमें ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। सो इसी वजह से क्या हमें यहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है और यहाँ पर क्या हमें एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज वगैरह देखने को मिलती है ना। और साथ ही साथ हमें क्या रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग देखने को मिलती है। यानी जितना जो है ना अटैचमेंट हम कह सकते हैं, बॉन्डिंग जैसे हम कह सकते हैं, वो क्या विलेजेस के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग होती है ना इतना हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर क्या फॉर्मली या हम कह सकते हैं ऑफिशियली यहाँ पर ज़्यादा हम कह सकते हैं बॉन्डिंग के रिलेशनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अमंग द पीपल जो क्या है अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं। ओके फाइन, अब इसके एंडिंग में हम देंगे कंक्लूजन। क्या लिखा है इसके अंदर? Hence, rural settlements are agrarian based while urban settlements are economically diversified and developed. Fine. Next question, question number 10. Okay, अब क्या लिखा है इसके अंदर? So, analyze any 5 major problems of Indian agriculture और describe the major challenges of agriculture in present India. यानी कुल मिला के हमें क्या करना है यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर को क्या क्या हमारे जो है ना हम कह सकते हैं चैलेंजेस या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन्हें क्या करना हमें बताना है हमें हमारे आंसर के अंदर। ओके, सो स्टार्ट कैसे करना इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर? इंडियन एग्रीकल्चर फेसेस सेवरल स्ट्रक्चरल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। और चैलेंजेस क्या क्या है उनके फटाफट से हम यहाँ पर बात करते हैं। सो क्या क्या हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंस ऑन मानसून, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सॉइल डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी। तो ये क्या हो गई हमारी एग्रीकल्चर को लेकर प्रॉब्लम हो गई है ना। कौन सा एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर हम कह सकते हैं प्रॉब्लम या चैलेंजेस हो गई। क्या हो गया? मॉनसून पे हमें डिपेंडेंस देखने को मिलती है और क्या हमें कोई बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर क्या हमें टुकड़े टुकड़े में लैंड होल्डिंग देखने को मिलती है ना। स्मॉल या हम कह सकते हैं फ्रेगमेंटेड हमें यहाँ पर लैंड होल्डिंग देखने को मिलती है। लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है।
यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ हमें देखने को नहीं मिलता इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। और साथ ही साथ इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें है ना, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह इनका यूज़ करा जा रहा है। तो इसी के चलते क्या हम कह सकते हैं हमें सॉइल डिग्रेडेशन देखने को मिलता है यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है वाटर स्कैर्सिटी। समझ में आ गया, यानी स्टिल डिपेंडेंस देखी जाती है ऑन मानसून। और इसके साथ ही साथ जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है ना, वो भी क्या हमें यहाँ पर इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो ये क्या हो गए चैलेंजेस हो गए टू द इंडियन एग्रीकल्चर इन प्रेजेंट इंडिया। फाइन, अब इसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर? Therefore, improving irrigation technology and policies is essential for sustainable agricultural ग्रोथ। ओके, तो क्या बोला गया इसके अंदर कि इरिगेशन टेक्नोलॉजी इन सब में इम्प्रूवमेंट और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हो जाती है, एसेंशियल हो जाती है, जिससे क्या है हमारे इंडिया के अंदर क्या है सस्टेनेबल हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है, क्या लिखा है इसके अंदर? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर कंसिडरेबली, एवेलुएट द स्टेटमेंट। यानी क्या कर रखा है, हमें स्टेटमेंट दे रखा है ना, वाटर की क्वालिटी क्या करती जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज करती जा रही है या डिग्रेड होती जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। तो उसको लेकर के हमें बताना है या इस बात को क्या करना, हमें सब्सटेंशिएट करना है हमें हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट कर इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर? Increasing population and industrial expansion have significantly affected water quality in India. Okay, अब फटाफट से हम इसके 5 वैल्यू पॉइंट हम देखते हैं कि क्या लिखना है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1, इंडस्ट्रियल वाटर डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, अर्बन सीवेज pollutes water bodies, agricultural chemicals contaminate water, reduce availability of क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। यानी क्या हो गया कि क्या क्या चीज़ें जिसके चलते क्या हमारे इंडिया के अंदर में क्या वाटर की क्वालिटी क्या है डिग्रेड करती जा रही है। सो क्या हो गया यहाँ पर कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है ना वो क्या है रिवर के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, साथ ही साथ क्या हो रहा है जो अर्बन सीवेज है ना, यानी अर्बन वगैरह का भी जो कचरा वगैरह जो सीवेज वगैरह है ना वो भी क्या है वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है अल्टीमेटली, जिससे क्या होता है वो क्या होती है पल्यूट हो जाती है। और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स है ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ये वगैरह डाले जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो क्या रन ऑफ होकर किसके अंदर चले जाते हैं, जो रिवर बॉडी है, वाटर बॉडी जो भी क्या है वहाँ पर आसपास बह रही है तो उनके अंदर वो चले जाते हैं, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली जो वाटर है ना वो क्या होता है कंटामिनेट होता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जो है ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वो भी क्या हमें देखने को नहीं मिलता है या उसकी क्या हो जाती है कम हो जाती है, या कुल मिला के वो हमारे लिए अवेलेबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जितना भी जो वाटर है ना वो हमारी वजह से क्या होता है कंटामिनेट होता जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर के अंदर जा रहा है, एक्सेसिव यूज़ हो रहा है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, जितना कैपेसिटी है नहीं उतना ज़्यादा चीज़ों को हम कह सकते हैं हम एक्सेप्ट करा जाता है ना। साथ ही साथ क्या हो रहा है अर्बन सीवेज भी क्या है वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज करा जा रहा है। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड जो क्या है फील्ड के अंदर डाले जा रहे हैं ना वो क्या अल्टीमेटली रन ऑफ करके किसके अंदर जा रहे हैं, रिवर्स के अंदर जा रहे हैं, या जो भी वाटर बॉडी पास में बह रही है उनके अंदर जा रहे हैं। और इसी की वजह से क्या हो रहा है जो पीने का जो पानी है ना क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वो भी क्या हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है। यानी अभी भी क्या है बहुत सारी जगह इंडिया के अंदर ऐसी है जहाँ पर पीने का जो साफ पानी है ना वो भी क्या अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सो वही बात इसके अंदर बोली गई है कि इससे क्या हो रहा है हमें रिड्यूस अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर। Thus, uncontrolled development has degraded water quality, demanding sustainable water management. समझ में आ गया, यानी क्या हो रहा है जो हमें अनकंट्रोल डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ना, तो इसके चलते क्या हो रहा है वाटर की क्वालिटी क्या हो रही है, क्या होती जा रही है विद द टाइम डिग्रेड करती जा रही है। और इसी के चलते क्या है हमें किसकी ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जिससे क्या है ये सब चैलेंजेस को क्या है दूर करा जा सके और वाटर की जो है ना क्वालिटी वो क्या है फिर से बरकरार करी जा सके। समझ में आ गया। ओके फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्या हमारे पास explain the main aim of Bharmor Tribal Area Development Plan or explain the importance of integrated tribal development project implemented in Bharmor region of हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये भी क्या है भरमौर ट्राइबल के ऊपर हमें जो प्लान के ऊपर जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है ना ये भी क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारे पास भरमौर ट्राइबल एरिया प्रोजेक्ट को लेकर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करना इंट्रोडक्शन के साथ कि बेसिकली ये प्लान है क्या है ना, तो वो हमने बताया, फिर हम इसके लेकर बात जो हमसे पूछी गई ना वो हम यहाँ पर बताएंगे। सो क्या लिखा है इसके अंदर, द भरमौर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान एम्स टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। यानी इस प्लान को लाने के पीछे का मोटिव क्या था, तो वो था कि क्या करना, इम्प्रूव करना जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है ना उनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। तो ये क्या है इस प्लान को लाने के पीछे का क्या था, मोटिव था या एम था, कहाँ पे लाया गया,
हिमाचल प्रदेश के अंदर, और इसका प्लान का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या हम कह सकते हैं भरमौर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन क्या था, टू इम्प्रूव द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। फाइन, अब हम देखते हैं इसके फटाफट से इसके 5 वैल्यू पॉइंट कि क्या लिखा है इसके अंदर। सो क्या इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड स्कूल्स, promote tribal education and healthcare, encourage modern agricultural practices, provide employment opportunities, and क्या इसके अंदर preserve tribal culture and identity। ओके, यानी कुल मिला गया करना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसे क्या करना, इम्प्रूव करना, जैसे रोड्स एंड स्कूल वहाँ पर उस वाले एरिया के अंदर, है ना, और साथ ही साथ क्या करना, ट्राइबल एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी क्या करना, प्रमोट करना, यानी उनके एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देना, और उसके साथ ही साथ जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ना वो क्या करना, वहाँ पर एनकरेज करना, और इसके साथ ही साथ वहाँ के लोगों को क्या देना, रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। इसके साथ ही साथ लास्ट वन क्या करना, उनकी जो ट्राइबल कल्चर और उनकी जो आइडेंटिटी है ना उसे क्या करना, प्रिजर्व करना। ओके, तो इसके चलते क्या लाया गया, भरमौर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्लान, या हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कहाँ पर लाया गया, इन भरमौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। फटाफट से इसकी एंडिंग करेंगे विद कंक्लूजन। क्या लिखा इसके अंदर, हैंस द प्रोजेक्ट प्रमोट्स बैलेंस डेवलपमेंट वाइल प्रोटेक्टिंग ट्राइबल हेरिटेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या हमारे पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया प्रोजेक्ट। ओके, यानी यहाँ पर क्या करना, हमें इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया जो प्रोजेक्ट है ना उसकी इंपॉर्टेंस और उसके अचीवमेंट हमें यहाँ पर बतानी है, हमें हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, और ये भी क्या इंपॉर्टेंट वन है। सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कैसे करें, इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा इसके अंदर, The Indira Gandhi Canal Command Area Project was launched to transform the arid regions of western Rajasthan into productive agricultural land through irrigation facilities। यानी यहाँ पर ये जो कैनाल प्रोजेक्ट लाया गया था ना, कि यहाँ पर क्या करा गया था, इंदिरा गांधी कैनाल को बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया था, वेस्टर्न राजस्थान वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, और इसको लाने के पीछे का मोटिव क्या था, कि क्या करा जाए, वो जो रीजन है ना, डेजर्ट वाला रीजन, जहाँ पर क्या हम कह सकते हैं वहाँ पर जो एरिड रीजन है, जहाँ पर क्या हमें एरिड सोइल देखने को मिलती है, जहाँ पर क्या इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर को वो वाला रीजन फेवर नहीं करता है, तो वहाँ पर क्या करना, उस रीजन को क्या करना, कैनाल बनाने से क्या करना, वहाँ पर उसको क्या करना, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील करना, या उसको चेंज करना इनटू प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल लैंड थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज। तो ये क्या था, एम था ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया प्रोजेक्ट। अब फटाफट से हम इसके देखते हैं 5 वैल्यू पॉइंट कि क्या लिखा है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1, provides irrigation to desert areas of Rajasthan, especially in Ganganagar and Bikaner। ठीक है, converts barren land into fertile agricultural fields, promotes crop diversification such as wheat, cotton and mustard। और क्या हमारे पास यहाँ पर reduces desertification and controls sand dunes through afforestation। देन क्या इसके अंदर हमारे पास improves social economic conditions by generating employment and settlement ग्रोथ। ओके, सो क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के चलते क्या हमें क्या देखने को मिला, हमें इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिली टू डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, स्पेशली इन गंगानगर एंड बीकानेर, है ना, यानी इन दो रीजन के अंदर स्पेशली हमें क्या देखने को मिला, इसके चलते हमें इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिली टू इन जनरल डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ, ये जो बैरन लैंड है ना, ये हम कह सकते हैं बैरन लैंड हम कहते हैं, या हम कहते हैं एरिड रीजन, वहाँ पर क्या हमें फर्टाइल एग्रीकल्चरल फील्ड हमें देखने को मिले, है ना, किसकी वजह से, इस इंदिरा गांधी कैनाल के कंस्ट्रक्शन की वजह से। और साथ ही साथ इस कैनाल के कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या है, हम बहुत सारी तरीके की हम क्या है क्रॉप वगैरह ग्रो कर पा रहे, यानी कुल मिला के हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिसके चलते क्या हम वेस्टर्न राजस्थान के अंदर क्या बहुत सारे तरीके की हम क्या क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे हैं, जैसे वीट, कॉटन एंड मस्टर्ड। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या इसके चलते क्या डेजर्टिफिकेशन है ना, वो भी क्या है कम हुआ है, यानी डेजर्ट वगैरह का जो एरिया है वो क्या कम हुआ है, और जो सैंडल्स वगैरह उनके ऊपर क्या हमें कंट्रोल देखने को मिला है थ्रू अफोरेस्टेशन, है ना, प्लांट वगैरह लगा दिए, जिससे क्या है जो सैंड ड्यून्स वगैरह है ना और जो डेजर्टिफिकेशन है ना वो भी क्या है यहाँ पर कम हुआ है, या वो उनके ऊपर क्या हमें कंट्रोल देखने को मिला है। और इसके साथ ही साथ हमें क्या है लोगों की या उस एरिया की क्या हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे भी क्या हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेटलमेंट ग्रोथ। समझ में आ गया। अब इसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर। So, thus the project has played a vital role in regional development by transforming a desert region into an agriculturally productive area. Okay, now next question, question number 14. यहाँ पर क्या हमारे पास why are ports known as gateways of international trade? Explain any 3 characteristics of inland ports. Okay, यानी यहाँ पर क्या हमें
जो आपका था ना चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसको लेकर हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पोर्ट्स है ना उन्हें क्यों गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है, और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक हमें बताने हैं ऑफ इनलैंड पोर्ट्स। ठीक है, सो स्टार्ट किससे करा, इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर, पोर्ट्स आर कॉल्ड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज दे फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बिटवीन कंट्रीज। यानी ये जो पोर्ट है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके चलते क्या होता है, चाहे वो कोई सामान हो गया या चाहे वो पैसेंजर्स हो गए, उनका क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलता है बिटवीन द कंट्रीज। चाहे वो बाहर जा रहे हैं चाहे वो अंदर आ रहे हैं, तो इनका क्या हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, या इनकी वजह से वो मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो इसी वजह से क्या है, जो पोर्ट्स है उन्हें क्या बोला जाता है, गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फाइन, अब हम देखते हैं इसके 5 वैल्यू पॉइंट्स कि क्या लिखा है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 1, हैंडल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स थ्रू शिप्स, connect to domestic market with global markets, provide storage, customs and transportation facilities. Inland ports are located away from the sea but connected by rivers or canals. Inland ports are linked to sea ports through rail and road network. यानी क्या है, यहाँ पर जो पोर्ट्स है ना वहाँ पर क्या होता है, हमें इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट देखने को मिलता है ऑफ गुड्स, है ना, थ्रू शिप्स। साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, डोमेस्टिक मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन, पोर्ट्स, है ना। और साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, हमें स्टोरेज, कस्टम्स एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है पोर्ट्स के अंदर। और इसके साथ साथ हमने क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा गया था इनलैंड पोर्ट्स के बारे में ना, तो वो भी क्या हमने यहाँ पर बता रखा है कि जो इनलैंड पोर्ट्स है ना वो क्या होते हैं, जो है ना सी वगैरह वहाँ से तो क्या है दूर लोकेटेड होते हैं, बट ये क्या कनेक्ट करते हैं बाय रिवर्स और कैनाल्स। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो इनलैंड पोर्ट्स है ना ये क्या है, लिंक करते हैं टू सी पोर्ट्स थ्रू रेल एंड रोड नेटवर्क। ये क्या है, सी से तो दूर होते हैं, बट ये क्या है, जो है ना सी पोर्ट्स उनके साथ कनेक्ट करते हैं या लिंक करते हैं थ्रू रेल एंड रोड नेटवर्क्स। फाइन, ना इसका कंक्लूजन क्या लिखा है इसके अंदर। Therefore, ports act as the crucial links in international trade, while inland ports support and extend trade networks within the country. Okay. Now next question, question number 15. यहाँ पर क्या हमारे पास, explain the reasons for the coming up of slums in developing countries like India with suitable examples. यानी क्या करना, हमें यहाँ पर बताना है कि ऐसे क्या क्या रीजन है जिनके चलते क्या हमें स्लम्स वगैरह का क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो इसे क्या करना है, हमें सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ हमें क्या करना है, इस बात को समझाना है हमें हमारे आंसर के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करा हमने इंट्रोडक्शन के साथ। क्या लिखा है इसके अंदर, slums are overcrowded settlements with poor housing and inadequate basic facilities commonly found in developing कंट्रीज। ओके, सो हमें क्या फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्लम्स का मीनिंग बताया है कि स्लम्स आखिर होते क्या है, फिर हम आगे इसको लेकर बात करेंगे। ठीक है, सो स्लम्स क्या होता है, ओवर क्राउडेड सेटलमेंट होते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं स्लम्स के अंदर, है ना। और किस कंडीशन में डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, पुअर हाउसिंग हमें देखने को मिलती है, इनएडिक्वेट बेसिक फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है, और ये क्या हमें कॉमनली इस टाइप का सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है इन डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी क्या है, जो स्लम्स है ना, जिसका आप इसका जो एक एग्जाम्पल ले लो धरावी, है ना, तो यहाँ पर क्या हमें ओवर क्राउडेड सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या रहने की इतनी अच्छी कंडीशन या एक प्रॉपर हाउसिंग भी देखने को नहीं मिलती है, और वहाँ पर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना वो भी क्या है वहाँ पर लोगों को नहीं मिलती है। तो ऐसी जगह पे या हम कह सकते हैं ऐसी इनह्यूमन कंडीशन में जो लोग रहते हैं ना, ओवर क्राउडेड सेटलमेंट, तो वही क्या होता है, स्लम्स। और ये क्या हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है इन डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, नाम देखते हैं इसके 5 वैल्यू पॉइंट्स कि क्या लिखा है इसके अंदर। सो पॉइंट नंबर 1, rapid rural to urban migration in search of jobs, shortage of affordable housing in cities, high unemployment and poverty levels, unplanned urbanization and lack of proper infrastructure, population explosion led to increase of pressure on urban एरियाज। यानी ऐसे क्या क्या रीज़न है जिसके चलते का डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या हमें स्लम्स वगैरह का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, रैपिड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब, यानी जॉब के चक्कर में क्या हो रहा है या जॉब की वजह से क्या हो रहा है, जो रूरल एरियाज है ना वहाँ से क्या लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं। तो क्या हमें इतना ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन देखने को मिल रहा है ना फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब्स, तो क्या हो गया, एक रीज़न वो हो गया। सेकेंड वन क्या हमारे पास यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन सिटीज़, और वही लोग वहाँ पर जा तो रहे हैं
बट सिटीज़ के अंदर इतना अच्छा हमें क्या है वहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिल रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं देखने को मिल रही है। तो इसके चलते भी क्या है यहाँ पर क्या है लोग क्या है जो है ना स्लम्स वगैरह के अंदर रहने को लेकर मजबूर हैं। सो इस वजह से क्या हमें स्लम्स वगैरह का क्या हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है ना। रीज़न क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग इन सिटीज़, जिसकी वजह से क्या है लोग क्या है स्लम्स में जाकर रह रहे हैं। नाउ थर्ड वन, यहाँ पर क्या हो गया हमें देखने को मिलता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेवल्स। और साथ ही साथ जो शहरों के अंदर क्या हमें डिस्पैरिटीज़ पर बहुत देखने को मिलती है। तो इसी के चलते क्या है जो हम कह सकते हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेवल्स की वजह से क्या है जो लोग हैं ना वो क्या स्लम्स के अंदर रह रहे हैं। और इसके साथ ही साथ क्या हमें अनप्लान अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। अनप्लान इसने बोला क्योंकि यहाँ पर क्या अफोर्डेबल हाउसिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, जो बेसिक कम्युनिटीज़ जो लोगों को सभी को मिलनी चाहिए वो क्या देखने को नहीं मिल रही है। तो ये जो अनप्लान हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है ना, जहाँ पर क्या हमें लेक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सभी को नीड है वो क्या है प्रॉपरली सभी को नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के चलते भी क्या है स्लम्स वगैरह का क्या हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। और क्या इसके अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लेड टू इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अर्बन एरियाज। और साथ ही साथ पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हमें देखने को मिल रहा है, यानी जितना फैसिलिटीज़ या जितनी रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं उतने ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो उनका एक्सप्लोजन की वजह से भी क्या है हमें क्या है प्रेशर देखने को मिल रहा है ऑन अर्बन एरियाज। समझ में आ गया? ओके, सो ये क्या हो गए कुछ रीजंस हो गए जिनके चलते क्या हमें डेवलपिंग कंट्रीज जैसे हमारी कंट्री इंडिया वहाँ पर क्या हमें स्लम्स वगैरह का क्या हमें यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। सब इसके एंडिंग करेंगे विद द कंक्लूजन। क्या लिखा इसके अंदर, 10 slums emerge due to economic inequality and rapid urban growth, highlighting the need for planned urban development and poverty alleviation। ओके, समझ में आ गया? तो ये क्या कर लिया हमने, एंड कर लिया इसको विद द कंक्लूजन। क्या लिखा है कि जो स्लम्स है ना वो क्या इमर्ज होते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड रैपिड अर्बन ग्रोथ। और इसी वजह से क्या हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, या जो गवर्नमेंट है ना वो क्या करे वहाँ पर प्लान अर्बन डेवलपमेंट करे और पॉवर्टी को एलिवेशन को लेकर भी क्या है काम करे, जिससे क्या है ये जो डिस्पैरिटी है ना अमीर और गरीब की वो क्या है दूर होती जा सके और लोगों को क्या है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह सकते हैं या जो अफोर्डेबल हाउसिंग है ना वो क्या है वहाँ पर देखने को मिले, जिससे क्या उन्हें ये सब जगहों पर रहना नहीं पड़े। समझ में आ गया? ओके फाइन। तो ये थे हमारे 15 मोस्ट रिपीटेड बोर्ड के क्वेश्चन। आई होप आपकी प्रिपरेशन को ये क्वेश्चन बूस्ट करेंगे। और कल आप लोगों का एग्जाम है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।